डेप्थ या हाइट। अब आप उस z एक्सेस पे काम करेंगे। तो 3D GIS आपको ये विजुअलाइजेशन देता है, ये दिखाता है कि आपने जो z एक्सेस पे जो बनाया है वो आपको किस तरह से दिखता है। ठीक है, 3D GIS के लिए आपको आर्क मैप से हटके आर्क सीन पे काम करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ से अगर हम आर्क GIS से हटते हैं और आर्क सीन है, आर्क मैप में इसके नीचे है आर्क सीन, हम आर्क सीन को ओपन करते हैं। ये आर्क सीन है, यहाँ पे भी सेम है जैसा हमारे पास इसमें था। यहाँ पे आप ऐड डेटा करिए और जैसे ये था हमारा डी, जो हमने डी बनाया था, है ना। इसको आप देखेंगे तो ये आपको दिखेगा। यहाँ पे टूल्स है, ये है सेंटर ऑफ द टारगेट, जूम, जूम इन, जूम आउट, और ये है आपका मेन नेविगेट, जो भी मैंने एक्टिव किया हुआ। ये नेविगेशन टूल्स है, ये नेविगेट करता है। यहाँ से आप इसको चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से इसकी कलर्स कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं। हमने इसको ओके किया, कलर्स कॉम्बिनेशन चेंज हो गया। ठीक है, ये हमारा होने वाला एरिया ढाबला वाला, आप इसको देखिए। अब इसमें हमें एलिवेशंस भी डालने हैं। हम इसको सेलेक्ट करते हैं, राइट माउस, प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। आपको यहाँ पे बेस हाइट मिलेगा। बेस हाइट में हमेशा फ्लोटिंग और कस्टम सरफेस, ये जो हमारा डीम डेटा है दैट वन इज आवर कस्टम सरफेस, तो इसको आप हमेशा ओपन करके रखिएगा। और हमें कस्टम हाइट चाहिए, हमने यहाँ से 10 कर दिया, तो ये 10 क्या है, 10 मीटर है। इसको अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे ओके करता हूँ, तो ये देखिए ये आपको थोड़ा सा कवर दिखेगा। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा इस तरह दिख रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है इसमें आपको पिक्सल्स फटते हुए दिख रहे हैं, ये पिक्सल्स आपको फटते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। अब क्या हम इस पर टीम डेटा भी ला सकते हैं? हाँ, आप यहाँ पे टीम डेटा भी लेके आ सकते हैं। यदि हम इसको हटाते हैं और जो हमने टीम बनाया था हम उस टीम को भी लेके यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे हम कोई टीम ले लेते हैं, जैसे हमने ये टीम ले लिया, ये हमारा टीम यहाँ पे। बट ये टीम अभी किसमें है, शायद ये हम लोग को ऐसा टीम देखना पड़ेगा जो TCS पे हो। इसकी हाइट कम कर देता हूँ। ऐसा देखिए GCS में आप कभी भी एलिवेशन, GCS में इसका ध्यान रखिएगा, GCS में जब भी आप काम करेंगे तो हाइट से रिलेटेड आपको दिक्कत होगी। मैंने आपको हमेशा बोला है जब भी आप कैलकुलेशंस का काम करें प्रोजेक्शन PCS होना चाहिए या UPM होना चाहिए। तो यहाँ पे GCS है इसीलिए सब गड़बड़ हो रही है। यदि अगर ये GCS होता तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो आप लोगों ने सर टीम बनाया हुआ है ना, और वो जो टीम बनाया है वो किस पे है, GCS पे, PCS पे? PCS से हम उसको लेके आएंगे। ये देखिए ये है आपका पिन, इसको यदि मैं जूम करता हूँ तो यहाँ से आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड 3D GIS। ठीक है, इस तरह से आप इस पे काम कर सकते हैं। अब आप लोग को करना क्या है, ये बहुत सिंपल चीज़ है, इसमें कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट है नहीं, बहुत ही आसान चीज़ है। यहाँ पे आप क्या करिए, जो भी आपका UTM पे जो भी डीप बना हुआ है ना, उस UTM के डीप को आपको यहाँ पे लेके आना है। मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ आपको करना कैसे कैसे है। हमने यहाँ पे कंट्रोल लिया और यहाँ पे वो कंट्रोल लिया जो हमारा डीप पे UTM पे है। हमने यहाँ पे UTM के डीप से कंट्रोल बनाया था, तो हमने यहाँ पे लेके डीप बना लिया, ये हमारा डीप है। इस डीप को
हम यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। यहाँ पे हमको कलर दे देते हैं। ये हमारा डिजिटल एलिवेशन मॉडल आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स भी लगे होंगे। मैं आपको पॉइंट्स भी दिखाता हूँ यहाँ पे। ओके, तो हम इसकी तैयारी करते हैं जो हमें 3D GIS पे लेके जाना है। तो जो हम 3D GIS पे लेके जाएंगे वो बनेगा किससे, आर्क मैप पे बनेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले उस डीम को ओपन करिए जो डीम आपका यूटीएम पे है। ठीक है, हमने यहाँ पे यूटीएम के डीम को ओपन कर लिया। ये हमारा यूटीएम का डीम है। यहाँ पे आप कैटलॉग ओपन करिए और नई शेप फाइल बना रहे हैं। और यहाँ पे मैंने शेप फाइल बनाई ट्रीज के नाम से, और ट्री मेरी पॉइंट ही होगा। और यहाँ पे जो मुझे प्रोजेक्शन देना है, प्रोजेक्शन वो ही होगा जो मेरे इस टीम का प्रोजेक्शन होगा। आप इसको अलग से कोई प्रोजेक्शन नहीं दे सकते। ठीक है, एक सेम प्रोजेक्शन होना चाहिए। मैंने ट्री बना दिया। यहाँ पे एक और बना देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ बिल्डिंग्स। ये भी पॉइंट रहेगा। और इसको भी सेम प्रोजेक्शन दीजिए जो प्रोजेक्शन आपका डीप का है। हमने इसको भी सेम प्रोजेक्शन दे दिया। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप एडिटर ऑन करिए, स्टार्ट एडिटिंग किया। और यहाँ पे आप क्रिएट फीचर्स पे जाइए। जहाँ पे भी आपको ट्रीज लगानी है वहाँ पे क्लिक करके आप ट्री लगा दीजिए। यहाँ पे पॉइंट्स लगा दिए ट्री के। यहाँ पे मुझे बिल्डिंग चाहिए, मैंने यहाँ पे बिल्डिंग्स लगा दी। मैंने बिल्डिंग लगा दी और डेटा यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया। और इसको यहाँ से स्टॉप एडिटिंग करके ये डेटा मैंने यहाँ से बंद कर दिया। ओके, हम वापस आते हैं आर्क सीन पे। आर्क सीन पे हमने सेम डेटा ओपन किया और यहाँ से हमने जो अभी लगाए थे पॉइंट्स ट्रीज और बिल्डिंग्स के, उसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ट्रीज बिल्डिंग्स, ये देखिए इसके ऊपर आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे। अब ये दिगर में इसका यहाँ से कॉम्बिनेशन चेंज करता हूँ। इसको कॉम्बिनेशन चेंज करके ये ले लेता हूँ। ठीक है, ये आपको ये दिख रहा है। अब मुझे इसका क्या करना है, मुझे इसकी बेस हाइट देनी है। मुझे इसकी बेस हाइट देनी है। बेस हाइट हमेशा दीजिएगा जब भी आप काम करें। तो सेलेक्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज पे जाते हैं और इसको हम बेस हाइट दे रहे हैं। बेस हाइट आपका डीम होगा। हमने डीम को बेस हाइट दिया और इसका जो एलिवेशन है वो हमने 10 मीटर रखा है बस। ठीक है, इसको अप्लाई करिए और ओके करिए। ये आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। बट इसमें नीचे आपको ट्रीज आ गए है ना, क्योंकि इसकी बेस हाइट अभी नहीं दी गई। हम क्या करते हैं, ये जो ट्रीज है इस ट्रीज को भी हम प्रॉपर्टीज पे जाके सेम बेस हाइट देते हैं। बेस हाइट कितना है, बेस हाइट देते हैं। और बेस हाइट का वही रखिएगा डीम, क्योंकि डीम ही आपका बेस है। डीम रखिएगा और इसको भी वही दीजिएगा जो आपने इसको दिया। 10 अप्लाई करिए, ओके करिए। ये देखिए ऊपर आ गए, बिल्डिंग्स नीचे हैं। बिल्डिंग्स को भी प्रॉपर्टीज पे जाइए और इसको भी सेम बेस हाइट दीजिए और इसको भी 10 कर दीजिए। अप्लाई करिए, ओके करिए और ये आपके ऊपर आ गया। अब ये ट्रीज अभी ट्रीज दिख नहीं रही है, तो आप इसको क्लिक करिए और स्टाइल रेफरेंस पे जाके यहाँ से आप ट्रीज ले लीजिए। कहाँ से लेंगे, स्टाइल रेफरेंस से। स्टाइल रेफरेंस पे जाइए, यहाँ पे आपको 3D ट्रीज मिलेगी, 3 डायमेंशनल ट्रीज।
इसको ओके कर दीजिए, तो आपको एक 3D ट्री यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक, जो आपको ट्रीज चाहिए, जैसे मेरे को ये चाहिए तो मैंने ये ट्री ले लिया, और इसका जो भी आप कलर डालना चाहें वो कलर दे दीजिए, और इसको ओके करिए। ये ट्रीज बहुत छोटी होगी, इसलिए मैं देखने बहुत छोटी, इसको और बड़ा कर देते हैं। Yes, sir. ये आपकी ट्रीज आ गई। ठीक है, इसी तरह से यदि बिल्डिंग चाहिए तो बिल्डिंग पे क्लिक करिए, स्टाइल रेफरेंस में जाइए, यहाँ पे आपको 3D बिल्डिंग्स की, इसको ओके करिए। ये आपकी 3D बिल्डिंग्स है, जो बिल्डिंग्स आपको पसंद आती है वो डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यदि हमें ये बिल्डिंग्स लेनी है तो हमने इस बिल्डिंग को लिया और इसकी हाइट दी, कर सकते हैं। ये आपको buildings है। आप इसको जब पास से देखिएगा तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं। That is your 3D images. ठीक, अब यदि अगर मान लीजिए यही कि आपके पास गूगल की सैटेलाइट इमेज भी होगी तो आप उस सैटेलाइट इमेज को इसके ऊपर डाल सकते हैं। यदि इसके ऊपर डाल देंगे तो वो भी ऐसे ही ओवरलैप होगी, क्योंकि हमारा प्रोजेक्शन उसके साथ है, डेटा उसके साथ है। ये हमारा एक्चुअल में सरफेस है, और इस सरफेस पे यदि आप उसको डालते हैं तो ये आपको एज इट इज ही दिखेगा। ओके, देखता हूँ मेरे पास एक आध कोई होगी। एक डेटा आंवला डाल सकते हैं। ये देखिए नीचे आ रही है ना आंवला की, तो हमें इसको भी बेस हाइट देना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज पे जाइए, इसको भी बेस हाइट दीजिए, और बेस हाइट ये रखिएगा, और इसको दे दीजिए 10। अब देखिए ये जो है ये आपको इसी के अनड्यूरेटिंग मिल रहा है, Yes, sir. ये आपको अनड्यूरेटिंग नहीं मिलेगा। यदि अब मैं इस लीफ को भी हटा दूंगा तो भी ये मेरे को सरफेस ऐसे ही मिलेगा। क्लियर? Yes, sir. इस तरह से आप रियल व्यू भी बना सकते हैं, यदि ये चाहिए आपको तो रियल व्यू पे भी काम कर सकते हैं। इसको हटा देते हैं, इसको ऑन कर लेते हैं। यहाँ से आप अलग अलग टाइप के ट्रीज भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे दूसरी चीज। यदि अगर मान लीजिए आपने वहाँ पे आर्क मैप पे कोई वेक्टर फाइल बनाई और उस वेक्टर फाइल की आपको हाइट देनी है, तो आप उस वेक्टर फाइल की हाइट भी ऊपर कर सकते हैं या नीचे कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमने यहाँ पे ट्रीज दे दी थी ना, तो यदि अगर ये ट्री जो है हम इसको ट्री को यहाँ पे ट्री ना देते हैं, हम इसको स्टाइल रेफरेंस में जाके ट्रीज को ट्रीज ना देंगे, इसको कुछ और देंगे। इसको एक पॉइंट दे देंगे, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। तो ये देखिएगा आपको पॉइंट साइड पूरे दिख रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. ये है पॉइंट साइड, ये आपको पूरे दिख रहे हैं। ठीक है, अब यदि इस पॉइंट की भी आपको हाइट चेंज करनी है तो आप यहाँ से जाइए और यहाँ पे आपको एक ग्रेडियंट ऑप्शन दिखता है, ये नहीं दे रहा है। यहाँ से आप इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ओके, ये है आपका एक्सटेंशन, यहाँ से कितना आपको देना है, एक्सप्रेशन आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। मैंने 10 दिया तो ये मेरा साइड टूटा हुआ दिख रहा होगा, दिख रहा है। इसको और बढ़ाता हूँ तो आपको और अच्छे से दिखेगा। मैं इसको 50 कर देता हूँ। अब देखो, तो एक्चुअल में क्या होता है, यदि अगर मान लीजिए आप कहीं की 3D बना रहे हैं और आपको पोल्स चाहिए,
तो आप क्या करेंगे, केवल एक बॉक्स बनाएंगे आर्क मैप पे और उस बॉक्स को यहाँ पे लाके एक्सट्रूड कर देंगे, तो आपका पोल बन जाएगा और जिस शेप में बनाया होगा आपको उसी शेप में एक्सट्रूड होगा। क्लियर? वो होता है। दूसरा क्या होता है, जब हम हाइड्रोलॉजी या रिचार्ज जोन्स की बात करते हैं तो हम लोग को स्टेप से बोर चाहिए रहते हैं, तो हम लोग बोर की लोकेशन फाइंड आउट करते हैं, हम ये देखते हैं कि बोर की डेप्थ कितनी है, तो उसमें भी हमें यही चाहिए रहता है। इसके बाद जब हम एक्विफर मैपिंग करते हैं, जब ग्राउंड वाटर के नीचे की मैपिंग की जाती है, तो एक्विफर मैपिंग में भी 3D का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है? अब सबसे प्रॉब्लम वाली बात क्या है, सबसे घटिया 3D जो बनता है वो आरजीआईएस में बनता है। जीआईएस के प्रोस्पेक्ट से सबसे बेकार 3D इसमें बनता है जो आप लोग पढ़ रहे हैं, और सबसे अच्छा 3D बनता है स्पेक लाइक 3D बिल्डर, एक जीआईएस का सॉफ्टवेयर, उस पर बनता है, ग्लोबल मैपर पे बनता है, गोल्डन सर्फर पे बनता है। ये सब ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो केवल 3D जीआईएस के लिए ही है। ओके? अब इसको यदि आप एनिमेट करना चाहो तो आप एनिमेशन भी कर सकते हो, बट मैं नहीं करूँगा, है ना। मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि रेंडरिंग बहुत टाइम लगेगा और सिस्टम की बैंडविड्थ चाहिए यदि रेंडरिंग करने बैठे। ये आपका एनिमेशन का टूल, आप यहाँ से एनिमेशन करना चाहे तो एनिमेशन कर सकते हैं। एनिमेशन मैनेजर है ये एनिमेशन है। आप यहाँ से इसको ऑन करिएगा और ऑन करने के बाद आप इसको एक, जैसे मैं इसको जूम टू लेयर करता हूँ, एक इस पर फिट कर लीजिए। अब देखिए इसको पढ़ लीजिए, फ्लाई थ्रू द सीन इन एनी डायरेक्शन। ठीक है? एंड एट डिफरेंट स्पीड यू कैन होल्ड शिफ्ट व्हाइल फ्लाइंग टू मेंटेन ए कांस्टेंट एलिवेशन। यदि अगर आप फ्लाई थ्रू बना रहे हैं और हमें एक ही एलिवेशन से फ्लाई थ्रू देखना है तो आप शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और आपने शिफ्ट हटाया तो उसका एलिवेशन वेरी करेगा। ठीक है? और आपको रोकना है तो आपको एस्केप दबाना पड़ेगा। जैसे देखिए मैंने इसको किया, ये अभी क्या है, सेम इस पे चल रहा है, ये ऊपर नीचे हो रहा है। अब यदि मैं इसको शिफ्ट दबा देता हूँ तो ये एक ही एलिवेशन पे चलेगा, और आप इसको एक बार और क्लिक किया तो ये दैट इज कॉल्ड एनिमेशन। आप इसको जो अपन ने किया उसको आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना। बट फाइल बहुत हेवी बनेगी, रेंडरिंग में समय लेगा, है ना, और आपको बस सिस्टम इस लायक नहीं है कि वो आप एनिमेशन कर सकें। इसमें प्रॉब्लम एक चीज़ ये आती है कि कई बार क्या होता है, हमें ना कैप्चर करना रहता है, इसके व्यूज लेने रहते हैं, तो उसमें आप ना जेपीजी फाइल नहीं बना सकते। यदि हमें लगे कि हम इसका जेपीजी फाइल बना के निकाल लें, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। आरजीआईएस में पॉसिबल नहीं है। ये बीआर फाइल बनाता है और बीआर फाइल किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर पे ओपन नहीं होती है। क्लियर? समझ में आया? तो ये था मेन 3D जीआईएस। अब इसमें यदि हम और एडवांस में जाएंगे तो आप इसमें फ्लड सिमुलेशंस कर सकते हैं। फ्लड सिमुलेशन का मतलब समझते हैं? जब बारिश हो रही है तो सबसे पहले कौन सा क्षेत्र डूबेगा, फिर जैसे जैसे बारिश बढ़ती जाएगी फिर कौन सा क्षेत्र डूबेगा, इस टाइप से पानी का वाटर स्प्रेड एरिया कैसे बढ़ेगा वो आप 3D जीआईएस पे एनालिसिस करके बना सकते हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ एडवांस जीआईएस। आप इस पे क्रॉस सेक्शन एल सेक्शंस निकाल सकते हैं कि आपका कौन सा लो लाइन एरिया है और कौन सा हिली एरिया है। तो हिली एरिया पानी एयर में पहुंचेगा, लो लाइन एरिया में पानी पहले पहुंचेगा। हमारे भोपाल में सबसे लो लाइन एरिया कौन सा है? आप लोग भोपाल के कितने लोग भोपाल के? बस एक नेहा है भोपाल की, बाकी कोई भोपाल का नहीं है। कितने साल से रह रहे हो भोपाल में? 7 साल। ये सही। अभिव्यक्ति गरबा का होता है, सबको मालूम है ना। ये वो गरबा करने गई तो आज तक आई नहीं वापस। भोपाल में सबसे लो लाइन एरिया है शीतलदास की बगिया। हाँ वही भोपाल के पीछे शीतलदास की बगिया सबसे लो लाइन एरिया है। यदि जनिशिन बारिश होती तो वो एरिया सबसे पहले डूब में आता है। हमारा जो भोपाल है वो अंडुलेटिंग है, उसकी टोपोग्राफी अंडुलेटिंग के कारण हमारे रिक्शास नहीं चलते। हमारे यहाँ जो टांगे हैं वो भी सिटी के अंदर ही अंदर चलते हैं। तो अब भोपाल का क्या हो रहा है, जो अर्बनाइजेशन हो रहा है बहुत ही वाइड अर्बनाइजेशन है, मतलब बहुत स्कैटर्ड है, ऑर्गेनाइज्ड अर्बनाइजेशन नहीं है। हमारे भोपाल में जो भी
बन रही है नई कॉलोनीज बहुत वाइड, बहुत जंगली तरीके से बनती चली जाती है। इसको ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है। यदि ये ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो आपको आज के समय में भोपाल और मंडीदीप कहाँ है पता नहीं चलता। इसका रीज़न यही है, बिल्डर्स को जहाँ जैसी जगह मिलती है वहाँ वैसे बना देता है। एक्चुअल में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जितनी भी हमारी प्लांट सिटीज़ हैं उसमें ये चीज़ें नहीं है। जैसे नोएडा हमारी प्लांट सिटी हो गई, चंडीगढ़ को बहुत ही ज़्यादा प्लांट, तो ये प्लांट सिटी होना आज के समय में बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे आप लोग अर्बन ज्योग्राफी पढ़ते होगे ना, नहीं पढ़ते? इस साल पता नहीं क्या पढ़ाते हैं आप लोग को अर्बन ज्योग्राफी में, मुझे नहीं मालूम। बट अर्बन ज्योग्राफी ही मेन एस्पेक्ट्स होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो ज्योग्राफी वाले हैं उनको प्लानर की फील्ड में भी ओपन रहती है। यदि आप अर्बन ज्योग्राफी कर रहे हो तो यू कैन इजीली स्विच टू द प्लानिंग। आप ई प्लान कर सकते हो, आपको एडमिशन मिल जाता है। और इसका रीज़न यही है कि आपने अर्बन ज्योग्राफी पढ़ी है। अब क्या हो रहा है कि जब अर्बन ज्योग्राफी की बात आती है तो अर्बन ज्योग्राफी में एक एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे कहा जाता है ग्रीन एनर्जी रिजर्वेशन। हमारा जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि कंक्रीट बहुत ज़्यादा हो रहा है, हर जगह कंक्रीट हो रहा है। आपने ये देखा होगा इंदौर और भोपाल के टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री का अंतर रहता है। इसका रीज़न इसलिए है कि इंदौर में ग्रीनरी खत्म है। तो अब क्या हो रहा है, अर्बन ज्योग्राफी के अंतर्गत ये हो रहा है कि आप अपने घर की कैनोपी के ऊपर कुछ ऐसा मेजरमेंट करिए, कुछ ऐसी चीज़ करिए जिससे एनर्जी रिवर्ट ना हो, है ना, और वो तपे ना। तो उसके लिए आजकल नया सिस्टम आया दैट इज कॉल्ड ग्रीन डोर्स। तो उसमें क्या करते हैं, छत के ऊपर पेंट पोत देते हैं या ऊपर सीलिंग्स लगाते हैं जिससे घर ज़्यादा गर्म ना हो। क्योंकि क्या होता है, यदि अगर दिन भर घर तपेगा तो यदि अगर हम थर्मल इंटेंसिटी की बात करें तो घर रात में भी तपेगा। कभी महसूस किया है आप लोगों ने? जहाँ पे आपके घर पे यदि अगर मई जून में डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और वो 2:30-3 बजे तक रहती है, उसके बाद आप देखिएगा उसको ठंडा होने में 10-11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं। तो वही रीज़न है ग्वालियर का। ग्वालियर पूरा रॉकी फॉर्मेशंस के कारण बना हुआ है। तो ग्वालियर के कारण क्या होता है, वहाँ दिन बहुत ज़्यादा तपता है और रात भी तपती है। सुबह 3 से 5 के बीच में थोड़ी सी ठंडक रहती है। रीज़न उसका वही है कि जहाँ जो पहाड़ है वो पूरे एक्सपोज है, जितना भी वेजिटेशन था वो हट चुका है, सारा एक्सपोज हो गया। इसीलिए सरकार ने एक रूल लगाया है कि कभी भी यदि आप घर की रजिस्ट्री पे जाते हो तो उसमें एक नॉर्म्स रहता है। वो नॉर्म्स ये है कि आप अपने घर के आजू बाजू 5 पेड़ लगाएंगे, बट वो कोई नहीं लगाता और लोग क्या करते हैं, उस पेड़ को भी काट देते हैं। तो यदि सरकार ने रेगुलेशन बनाए हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके अर्बन ज्योग्राफी का पार्ट है, ये सब आप लोग अर्बन ज्योग्राफी में पढ़ोगे। जैसे हमारे यहाँ कंक्रीट रोड बनती है और फिर हमारे यहाँ ये डामर रोड बनती है, विच वन इज बेस्ट? डामर रोड। डामर रोड सबसे बेस्ट होती है, कंक्रीट रोड सबसे ज़्यादा खतरनाक है। कंक्रीट बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करती, तुरंत रिफ्लेक्ट कर देती है, इसीलिए डामर रोड जरूरी है। रोड ऐसी क्यों बनाई जाती है? पानी के बहाव के कारण। इसलिए उसके आजू बाजू में सरफेस ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता है जो बफर एरिया के अंतर्गत आता है। आपने कभी देखा नहीं है? देखते क्या है, रोड के आजू बाजू हमेशा बफर एरिया रहता है। क्यों रहता है? सरफेस ड्रेनेज के लिए। वो अलग मैटर है, लोग उसमें इंक्रोच करके किचन गार्डन बना लेते हैं, जो चीज़ गलत है। लोग तो रोड तक आ जाते हैं, रोड को भी खत्म कर देते हैं, तो वो उसी लिए बनाया जाता है। यदि अगर जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चले तो हमारे यहाँ इतना ट्रैफिक जाम भी ना होगा और ये भी नहीं होगा। हमारे यहाँ तो जो स्टार बस की जरूरत ही नहीं थी, हमारे यहाँ मेट्रो की भी जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है मेट्रो। और मेट्रो की लाइन भी कितनी शानदार डाली है लोगों ने, एम्स से लेके सुभाष नगर शमशान घाट तक। एम्स पे बैठो और शमशान घाट को कर देंगे, इतनी अच्छी लाइन डाल रहे हैं लोग मेट्रो। हमारे मेट्रो की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ये केवल भेड़ चाल चली जा रही है, हमारे मेट्रो की जरूरत। हमारे जरूरत है फ्लाईओवर्स। आपने देखा होगा ये जो हमने फ्लाईओवर बना, इससे कितनी सहूलियतें हो गई। हमारे यहाँ फ्लाईओवर की जरूरत है, हमारे यहाँ स्टार बस की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ टोपोग्राफी ऐसी है ना। आपने कभी देखा स्टार बस कॉरिडोर में बारिश में कितना पानी भरता है? हमारे यहाँ टोपोग्राफी ऐसी है कि हमारे यहाँ जरूरत ही नहीं है। और स्टार बस चलती तो ऐसे चलती है, पीछे बारात लेके आ रही है,
कभी देखना ट्रैफिक उसके पीछे कितना सारा चलता है, क्योंकि हमारे यहाँ की रोड इतनी ब्रॉड में है ही नहीं, एकदम नैरो उसमें स्टार बस चला रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो मेन जरूरत है फ्लाईओवर्स की जरूरत है, बट हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं की जाती। तो जब आप अर्बन ज्योग्राफी में जाओगे तो अर्बन ज्योग्राफी में आपको पढ़ना पड़ेगा कि आप जब अर्बनाइजेशन कर रहे हो वो अर्बनाइजेशन इतना वाइड ना हो कि इंसान को फिर वापस जाके जंगल में रहना पड़े। ये स्थिति आ जाएगी, क्योंकि स्मार्ट सिटी जो बन रही है, स्मार्ट सिटी भी स्मार्ट है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अभी जो रोड बनी है बारिशों की बह गई, क्या स्मार्ट है? ये बोलते हैं कि स्मार्ट डस्टबिन है, यदि उसमें गार्बेज भर जाएगा तो डस्टबिन से मैसेज चला जाएगा। अरे वो तो वैसे ही आप अपने यहाँ के लोगों को कैपेबल बनाओ ना, जो डस्टबिन भरे ही ना। ये भी एक अलग फंडा चल रहा है। तो जब आप अर्बन ज्योग्राफी को जीआईएस के एस्पेक्ट से पढ़ोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द बेटर अप्रोच। बट यदि अगर आप अर्बन ज्योग्राफी केवल पढ़ने के हिसाब से पढ़ोगे तो फिर आपको कुछ नहीं मिलना। अब मुझे ही नहीं मालूम आपको कितना पढ़ाया जाता है और क्या सब्जेक्ट है, मुझे ये नहीं पता आपको सिलेबस क्या है, अर्बन ज्योग्राफी में क्या एस्पेक्ट्स कवर किए जाते हैं। बट अर्बन ज्योग्राफी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज के समय में हमारा वो है, जो हमारा धरती गर्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग को हमारे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसीलिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने एक नॉर्म्स निकाला था। हमारा भोपाल दो जोन्स में डिवाइड है, एक कहा जाता है ग्रीन बेल्ट और एक कहा जाता है कंस्ट्रक्शन जोन। तो ग्रीन बेल्ट का एरिया में आप कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, और जो कंस्ट्रक्शन जोन है आप वहाँ पे बना सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जितने भी हमारे मध्य प्रदेश के आईएएस थे, इन लोगों ने क्या किया, नीलगढ़ रातीगढ़ इस साइड 30-40 एकड़ जमीन ले ली। ये क्या था इनका इन्वेस्टमेंट, बट इन्होंने उस टाइम दिमाग नहीं लगाया। वो नीलगढ़ रातीगढ़ का जितना एरिया है पूरा का पूरा एरिया हमारा अपर लेक के कैचमेंट में आता है। अब वहाँ पे कॉलेजेस नहीं बन सकते। आपने एक चीज और नोटिस की होगी, सबसे ज़्यादा कॉलेजेस नीलगढ़ रातीगढ़ साइड। रीज़न क्या है? वहाँ पे जमीन सबसे सस्ती मिली, 70 रुपये 80 रुपये स्क्वायर फीट बेच के लोग निकले वहाँ से। तो यदि इस नॉर्म्स को अच्छे से माना जाए तो हमें बहुत सारी सहूलियतें मिल पाएंगी, बट हमारे यहाँ कोई मानता नहीं है सब नॉर्म्स। कहते हैं ना कि घर जब बन रहा है तो घर के आगे 5 फीट छोड़ना चाहिए, घर के पीछे 10 फीट। उसके नॉर्म्स मालूम क्या है? जहाँ घर बन रहा है उसके चारों तरफ छोड़ना है, बट कौन छोड़ता है? कोई छोड़ता है? कोई नहीं छोड़ता। पीछे 5 फीट भी बहुत मुश्किल से छोड़ा जाता है, आगे 10 फीट भी बहुत मुश्किल से छोड़ा जाता है। इसलिए छोड़ा जाता है, नहीं तो आपके जो मैप से नक्शा है घर का प्लान वो पास नहीं हो। तो यदि वो पास नहीं हो तो चारों तरफ कर दो। और उसको क्या किया, बिल्डरों ने अपने हिसाब से कर दिया। बिल्डरों ने रो हाउस बना दिया। रो हाउस का फायदा क्या होता है, हमने एक वॉल खड़ी करी, कोई एक कॉमन वॉल इसकी भी होगी, तो उनका हर एक वॉल का कॉस्ट बच गई, तो उनका इनपुट कॉस्ट बहुत कम आती है, तो वो लोग पैसा बचाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जब अर्बन ज्योग्राफी में पढ़ने जाओगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ये आपको उस एस्पेक्ट से पढ़िएगा, यदि पढ़ना है तो। कब है? फाइनल ईयर एमए प्रीवियस सेकंड सेम थर्ड सेम, तो उसको इस हिसाब से पढ़िएगा अर्बन ज्योग्राफी। क्योंकि यदि अगर आपको कभी फ्यूचर में अपना स्ट्रीम को स्विच करना चाहो ना, प्लानिंग की जगह आना चाहो, तो आपका अर्बन ज्योग्राफी बहुत हेल्पफुल करेगा। तो उस हिसाब से पढ़ना। चलिए, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो आपने डी बनाया है या टीम बनाया है यूटीएम में, उसको आप आरजीआईएस को ओपन करिए। यहाँ पे आर्क मैप पे यहाँ पे आप फीस डालिए, बिल्डिंग डालिए, व्हाटएवर यू वांट टू इनपुट आप यहाँ पे इनपुट करिए, उसको आर्क सीन पे लाइए और आप इसका 3D तैयार करिए। ओके, बनाइए। आज आपकी क्लास खत्म। अब इन लोगों ने बोला है कि एग्जाम 17 तारीख को लेना है, ठीक है? तो आप सब तैयार हैं? मंडे